वेलकम ऑल ऑफ यू श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 12वीं के जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसके जो हमने क्या किया था कि क्या कहते हैं कि हमने 7 चैप्टर क्लियर कर लिए थे। ठीक है, अब वो 7 चैप्टर आपको कैसे किए, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप समझ लीजिए, हमने क्या किया कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो 7 तक पढ़ा वो केवल पढ़ा था कौन से क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़े, यानी कि जो उसकी थ्योरी थी प्रश्नोत्तर से संबंधित वो पढ़ लिया। बच्चों आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर जहाँ तक हमारा हो गया अभी तक, ठीक है, 7 चैप्टर जो हमारे हो गए, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल तक। अब अकाउंटिंग को डिवेंचर हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो कोविड-19 के कारण सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने CBSE कह लो या एमपी बोर्ड है अपना, तो उसमें से हटा देंगे वो चैप्टर। तो वो अकाउंटिंग को डिवेंचर यानी कि ऋण पत्रों का लेखा में पढ़ा दिया। तो हमने अकाउंटिंग को शेयर कैपिटल तक पढ़ लिया, वहाँ तक पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब हमारे चैप्टर नंबर 5 से दोबारा शुरू करेंगे उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम्स में हमारे बही खाते में 50-50 दोनों चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें आती हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके थ्योरिकल क्वेश्चन के, तो दोनों को मिक्स करना पड़ता है, समझ रहे ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है या कल्याण करना होता है, तो ऐसी संस्थाएं क्या करती है, अपने पास लाभ हानि खाता नहीं बनाती हो, ठीक है, और ना वो व्यापार खाता बनाती है। वो 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाती है, जैसा कि हमने थ्योरिकल जब पढ़ा था ना इसका, तो उसमें मैंने आपको नियम बताया था कि 3 चीज़ें बनाती हैं। एक तो भुगतान प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा आय और व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा अफेयर्स ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, 3 चीज़ें बनाती हैं, आप जानते हो। तो आज हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहला जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, वो शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कि आप देखोगे बुक का पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, तो उसमें आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के लिए कहा गया है। कौन सा खाता बनाने के लिए कहा गया, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब बनाते हैं तो उसके हम थोड़े से रूल्स दोबारा से एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि पहला सवाल छोटा सवाल है, बहुत सिंपल है, तो इससे बेटर ये होगा कि पहले हम रूल्स देख लें। देखिए रूल्स आप देख लें, ये लिखे क्या होता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब हम बनाते हैं तो इसकी शुरुआत करनी पड़ती है पिछले वर्ष का जो कैश बैलेंस होता है उससे। कैश बैलेंस कह लो चाहे इसको बैंक बैलेंस कह लो, क्योंकि दोनों प्रकार से हमारा रिकॉर्ड शेष होता है, एक तो नगद का और एक बैंक का। तो इसकी शुरुआत होती है पिछले कैश बैलेंस से या बैंक बैलेंस से। ठीक है, दूसरा इसमें हम किसी प्रकार का समायोजन नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको थ्योरिकल की वीडियो में बताया था। इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं करते, चाहे वो आउटस्टैंडिंग का हो, चाहे प्रीपेड का हो, चाहे एक्वायर्ड का हो, चाहे अनएक्वायर्ड का हो। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसके बाद इसमें सभी प्रकार की मदों का लेखा होता है। अब सभी प्रकार की मदें कौन सी, चाहे वो आपकी आगमगत मदें हों, चाहे पूंजीगत मदें हों। ठीक है, इसके बाद किसी भी वर्ष से संबंधित मदों का लेखा कर देते हैं हम इसमें। अब ये किसी भी वर्ष का मतलब क्या है, किसी वर्ष का मतलब ये है कि हमारा वो प्राप्ति भुगतान होना चाहिए, चाहे वो गत वर्ष का हो यानी कि प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो चालू वर्ष का हो यानी करंट ईयर का हो, चाहे वो आगामी वर्ष का हो यानी कि नेक्स्ट ईयर का हो। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी आय बस प्राप्ति और भुगतान होना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ष का हो। ठीक है, आगामी गत यानी कि गत का, चालू वर्ष का और आगामी वर्ष का। चलिए अब ये नियम सबके लिए कंप्लीट हो चुके होंगे। अब आप देखिए अपनी जो बुक है ना बही खाता की, उसका देखिए बही खाता शिमला अग्रवाल वाली हम पढ़ते हैं, तो उसमें आप पेज नंबर 46 पे देखेंगे, यानी कि 46 पेज पर पहला सवाल आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल, जिसमें आपसे साफ साफ कहा गया। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थांदला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। अब बच्चों यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्पेस कम था, तो मैंने क्लब का नाम नहीं डाला। इसका रूल होता है कि सबसे पहले तो हमें क्लब का नाम डालना पड़ता है ऊपर, सबसे जो सेंटर ऑफ द पेज होता है, पेज का बीचों बीच, इसमें पहले तो डालो क्लब का नाम। जैसे मान लो यहाँ पे क्लब है हमारा जैन क्लब, तो यहाँ पर लिखता हूँ जैन क्लब थांदला का। फिर यहाँ से शुरू होती सेकंड स्टेप में क्या बना रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो कितने तारीख को बना रहे हैं, 31 मार्च 2018। ठीक है, अब ये तो आपको हो गया क्लियर।
अब हम इस सवाल को पढ़ते जाएंगे और एक एक बात बताऊंगा मैं, ठीक है, कि किसको कहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राप्ति और भुगतान खाता, इसमें दो कॉलम हमारे बनाए जाते हैं। दो मतलब दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आती है आपकी प्राप्तियाँ और क्रेडिट साइड में आता है आपका भुगतान, ठीक है। तो हमने देखिए कॉलम तैयार कर लिया है, तो इसमें प्राप्तियाँ लिखनी है, यानी कि रिसीप्ट जो भी होंगी और जो भी हमारा पेमेंट होगी वो दोनों लिख ली, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी आपको पढ़ा था कि प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते समय सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले वर्ष का ऊपर शेष या बैंक शेष लिखते हैं। तो देखिए आप जैसे सवाल नंबर फर्स्ट देखोगे उसमें क्लियर लिखा है 1 अप्रैल 2017 को ऊपर शेष 880 रुपये, यानी कि पिछले वर्ष का ऊपर शेष हम लिख लेंगे 880। अब किस नाम से लिखना है, टू बैलेंस बीडी, यानी कि टू का मतलब समझ लीजिए डेबिट तरफ अगर आप मदद लिखना है प्राप्ति की तो टू शब्द का प्रयोग करना है, और अगर क्रेडिट तरफ भुगतान की मदद लिख रहे हैं तो बाय शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। ये टू और बाय हो गया। अब सबसे पहले हम ऊपर शेष लिखेंगे तो वो लिखेंगे टू शेष बीडी के नाम से, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड। पिछले वर्ष का जो ऊपर शेष हुआ बैंक बैलेंस हो या कैश बैलेंस हो उसका टू शेष बीडी के नाम से लिख देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म में 800। इसके बाद ये लिखने के बाद में क्या करना है, जितने भी हमारे रिसीप्ट्स हैं वो इधर लिख देना है, और जितने भी हमारे पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स तरफ लिख देना, बस इतनी सी बात है। तो देखिए दूसरे नंबर पे आपका दिया है चंदा। चंदा हम जानते हैं कि अगर हमारा मान लो कोई सा ऐसा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका चंदा हुआ, दान हुए, प्रवेश शुल्क हुआ, सदस्य शुल्क हुआ, ये सब चीज़ें उनकी इनकम के जरिए होती हैं। सब ये सब सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, यानी कि इससे पैसे की प्राप्ति होती है। तो देखिए चंदा हम प्राप्ति साइड रखेंगे, क्योंकि हमारा मान लो मंदिर है या ट्रस्ट है तो चंदा आएगा ना कि हम देंगे, ठीक है। तो चंदा आ गया तो प्राप्ति मिलेगी 7520। दूसरा दान प्राप्त, इसमें तो प्राप्त शब्द साफ साफ ही दिख रहा है, प्राप्ति में डाल देंगे 1600। इसके बाद एंट्रेंस शुल्क आपको दिख रहा होगा 860 रुपये। फिर हमारा रेंट रिसीप्ट है, यानी कि किराया प्राप्त 1050 रुपये का एक रुपया। फिर हमारा किराया प्राप्त हो गया। इसके बाद देखो पहले हम प्राप्ति लिख रहे, तो इसके बाद आपको देखो नीचे से चौथी लाइन में दिख रहा होगा विनियोग पर आय, यानी कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 5 रुपये। अब क्या करेंगे, जितने भी पेमेंट्स हैं वो सब हम क्रेडिट में डाल देंगे। जैसे आपको पेमेंट्स में दिख रहा होगा बिजली बिल, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये लिख दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद टैक्स, सैलरी, वेतन, फिर सचिव का मानदेय, यानी कि ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी हमारा पेमेंट है। स्टेशनरी भी पेमेंट है, पेटी एक्सपेंसेस, यानी कि लघु व्यय, और इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि बीमा, ये सब हमारे पेमेंट है, ठीक है। तो जैसा कि हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उस वीडियो में जाना था कि नहीं, कि कुछ साधन होते हैं हमारे आय के और कुछ साधन होते हैं हमारे व्यय के, मतलब कुछ से प्राप्ति होती है कुछ से भुगतान होता है। तो बच्चों हमने क्या किया, प्राप्ति साइड में समस्त प्राप्तियाँ लिखी, तो भुगतान साइड में समस्त भुगतान लिखी। अब आपको इसमें बस छोटा सा एक 5% जो हमारा सवाल रह गया, आपको क्या करना है, ये भुगतान जो प्राप्ति साइड है डेबिट साइड, इस सब का टोटल लगा देना है। तो जैसे ही आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 12,500, यानी कि 12,500, ठीक है। अब 12,500 जैसे आ जाएगा तो इसको यहाँ पे लिखो थोड़ा रखता हूँ कि डेबिट का टोटल कितना है 12,500। अब जैसे ही आप डेबिट का टोटल कर लोगे जस्ट बाद आपको करना है क्रेडिट साइड का टोटल, यानी कि भुगतान पक्ष। भुगतान पक्ष के टोटल कर लीजिए आप, इसका जैसे ही आप टोटल करोगे तो यहाँ तक टोटल करना है, यहाँ तक क्या है, ये तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ तक टोटल हमने किया तो क्रेडिट का बैलेंस आया 5,890, यानी कि 5,890। बस दोनों का टोटल करके क्या करना है, डेबिट के बैलेंस में से क्रेडिट का बैलेंस आपको माइनस कर देना है, जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डेबिट का टोटल था हमारा 12,500, इसमें से क्रेडिट का टोटल मैं घटा देता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12,500 में से 5,890 जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,610, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6,610। बच्चों लेकिन इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। अब शुरुआत हम करते हैं टू बैलेंस बीडी से, यानी कि टू से बीडी से, और इसका जो समापन होता है वो करते हैं हम बाय से सीडी से, यानी कि कैरिड फॉरवर्ड। बीडी का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, और सीडी का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड। तो ये हो गया, ये जो हमारा बैलेंस है ना डेबिट की टोटल में से क्रेडिट का टोटल जो घटा है ये आ गया बैलेंस, इसको लिख देना बाय से सीडी को। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राप्ति नुकसान खाता बनाना कितना सिंपल है, ठीक है। केवल दो बातें याद ये रखना है हमको
की शुरुआत बैलेंस बीडी से करना है, यानी कि पिछले वर्ष के शेष से, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो लिख देना है CD के नाम से, यानी कि करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी नियम आपको बच्चे समझे गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ। आपको जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बुक में से देखकर न्यूमेरिकल का वो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल का कौन सा, सेकंड। ये क्वेश्चन आपको बस देख लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें ये करना कि आप पहले ट्राई करके देखना। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आए, अगर नहीं आए तो आप विद्यालय में आके मुझसे संपर्क कर लेना, तो अपन लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए और अच्छे से इसके नियम फॉलो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।